हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ये लेक्चर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का है। आपने 2 लेक्चर पहले देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद ये तीसरा देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक और डिफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हैं, दोनों ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के अनुपाती होती है। यह क्या है? द्वितीय गति नियम। दोनों को आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही बढ़िया है। अब हम लोग देखेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा न्यूटन का द्वितीय गति नियम का परिभाषा। तो अब हम लोग उसके गणितीय गणना के बारे में कुछ देख लेते हैं। बल क्या है? बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन बट्टे समय के, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, इसका कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या है? u है और अंतिम वेग v है। द्रव्यमान m है, द्रव्यमान दोनों के लिए m है, टाइम t मान लेते हैं। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? एम भी माइनस एम यू। एम को कॉमन ले लिए, v माइनस यू। एम इंटू वी माइनस यू क्या है? संवेग में परिवर्तन है, लेकिन बल किसके समानुपाती है? संवेग में परिवर्तन बट्टे समय के। इसका मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, यानी कि बल जो है समानुपाती है किसके? द्रव्यमान गुने त्वरण के। तो यहाँ पे ए क्यों आया? v माइनस यू बाई टी की जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। ये फार्मूला है उसका। F बराबर k इंटू एम इंटू ए। यहाँ पे इक्वेट करने के लिए यहाँ पे k हम लोग मान लेते हैं। अब उसको समीकरण बनाने के लिए मान लीजिए कि फोर्स 1 न्यूटन है, मास 1 kg है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर्स F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए है। तो F की जगह 1, के लिख देंगे, M की जगह 1, A की जगह 1। तो K का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो F बराबर K इंटू एम इंटू ए में जब K इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, या F बराबर एम ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम लोग कुछ एसआई मात्रक भी देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? kg। तो द्रव्यमान क्या है? मास है। मास का एसआई यूनिट kg। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग मास का और एक्सीलरेशन का जान चुके हैं एसआई यूनिट। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक इकाई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। K बराबर 1। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू K इंटू एम इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन होता है। तो एक एग्जांपल आप लोग को मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड पर जब कैच रोकता है कोई खिलाड़ी मैच में, तो क्या करता है? जब वो रोकता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। वो क्यों खींचता है? टाइम जो है बढ़ाने के लिए। बल किसके समानुपाती होता है?
संवेग में परिवर्तन बट्टे समय के। तो हाथ को पीछे खींचकर क्या करता है, समय को बढ़ा देता है, जिसके चलते क्या होता है, बल उसके हाथ पर कम पड़ता है। इसका मतलब प्रेशर उसके हाथ पे कम पड़ता है। हाथ को जब वो पीछे खींचता है तो उससे क्या होता है, त्वरण कम हो जाता है। और त्वरण कम होने से क्या हुआ, गेंद की तेज़ गति का प्रभाव और बल दोनों ही कम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एग्जाम्पल को पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो सेकेंड लॉ जो है, द्वितीय नियम न्यूटन का गति का, वो अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो आप लोग सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा और मेरा पिछला जो 2 लेक्चर है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में डालिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। तो इसी लेक्चर में ही हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ यानी कि तृतीय गति नियम भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो देख लेते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है। 2 वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फिगर में आप लोग समझ सकते हैं कि बैलून से जब हवा निकलती है तो बैलून आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, हवा निकल रही है तो क्या है, एक्शन हुआ, और बैलून जस्ट उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा है, ये क्या है, उसका रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जब हम लोग बोट से उतरते हैं नाव से, तो हम अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं उतरने के लिए, तो वो क्या हुआ, एक्शन हुआ। और नाव क्या पीछे की तरफ मूव करता है तो वो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। वो जैसे स्विमर जो होते हैं वो तैरते कैसे हैं, वो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर ही आधारित है। वो पानी को जब पीछे की तरफ धक्का देते हैं, हाथ से धकेलते हैं, तो जो उसका रिएक्शन जो होता है उसकी वजह से वो क्या आगे की तरफ मूव करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है, संवेग का संरक्षण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो संवेग का संरक्षण न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय सिस्टम पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट बी पर, तो ऑब्जेक्ट बी भी जो है सेम फोर्स जो है और सेम मैग्नीट्यूड से एक्सर्ट करेगा ए पर। दिस आइडिया वाज यूज्ड बाय न्यूटन टू डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये आइडिया किसके द्वारा यूज किया गया था, न्यूटन के द्वारा। किसको डिराइव करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग के संरक्षण के नियम को डिराइव करने के लिए। तीसरा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।